दुनिया कैसे जुड़ी हुई है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, सामान कैसे भेजते हैं, या फिर हजारों मील दूर बैठे किसी से बात कैसे कर पाते हैं। आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परिवहन और संचार, ये सिर्फ ट्रक, ट्रेन या फोन नहीं है। ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की धड़कन है। एक तरह से हमारे पास भूगोल की पाठ्यपुस्तक के कुछ हिस्से हैं और ये इस पूरी व्यवस्था पर रोशनी डालते हैं। सड़कें, रेल लाइनें, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और हाँ, इंटरनेट तक। हमारा मकसद सीधा है, इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालकर ये समझना कि ये सारे नेटवर्क, ये जाल कैसे बने और कैसे ये हमारी दुनिया को छोटा बनाते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है जो स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में बहुत पहले चीजें ले जाने और संदेश भेजने के तरीके वो लगभग एक जैसे ही थे। आप सोचिए, पुराने जमाने में कोई संदेशवाहक है, वो घोड़े पे चिट्ठी ले जा रहा है और उसी घोड़े पर या वैसे ही जानवरों पर सामान भी ढोया जाता था। हाँ, सही बात है। लेकिन फिर वक्त के साथ ये दोनों जरूरतें, मतलब परिवहन और संचार, ये एकदम अलग हो गई और ज्यादा विशिष्ट, ज्यादा स्पेशलाइज्ड बन गई। तो चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से इस जुड़ी हुई दुनिया की कहानी को समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? परिवहन के अलग अलग तरीकों से। हाँ, वो सही रहेगा। देखिए, स्रोत परिवहन को बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाता है। ये बस लोगों या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक सेवा है, एक सुविधा। इसके लिए हम इंसानों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉली वगैरह में, या जानवरों का, या फिर तरह तरह की गाड़ियों का। और मुख्य तौर पर देखें तो 4 तरीके हैं। एक तो जमीन पर, जिसमें सड़क और रेल आ गई। फिर पानी पर, समुद्र में या नदियों झीलों में। तीसरा हवा में, यानी हवाई जहाज। और चौथा, जो अक्सर हम भूल जाते हैं, पाइपलाइन। अच्छा, और कौन सा तरीका कब काम आता है, ये तो फिर कई चीजों पर निर्भर करता होगा ना। जैसे क्या ले जा रहे हैं, कितनी दूर ले जाना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब। एकदम सही कहा, बिल्कुल। जैसे अगर बहुत भारी सामान है, मान लीजिए कोई मशीनें हैं या बहुत सारा अनाज है, और उसे एक देश से दूसरे देश भेजना है, तो समुद्री जहाज ही सबसे सस्ता पड़ता है। हाँ, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको शहर के अंदर ही डिलीवरी चाहिए या आसपास के शहरों में कुछ जल्दी पहुंचाना है, तो फिर ट्रक या वैन, मतलब सड़क परिवहन, वो सबसे तेज और किफायती रहता है। और सोचिए, अगर देश के अंदर ही बहुत सारा सामान, जैसे कोयला या स्टील जैसा कुछ, काफी लंबी दूरी तक ले जाना हो, उसके लिए रेलगाड़ी सबसे कारगर है। हाँ। और अगर कोई बहुत कीमती चीज हो या दवाइयां हो जो जल्दी खराब हो सकती हैं, तो फिर हवाई जहाज, कोई शक नहीं, वो सबसे तेज है। इसीलिए हाँ, महंगा जरूर है वो। हाँ, वो तो है। और देखिए, सबसे जरूरी बात जो स्रोत सामने लाता है वो ये है कि एक अच्छी परिवहन व्यवस्था में ये सारे तरीके अलग थलग नहीं चलते। हाँ। ये एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ। जैसे बंदरगाह तक सामान कैसे पहुंचेगा? हाँ, रेल से या ट्रक से। बिल्कुल। फिर वो जहाज पर चढ़ेगा, या हवाई अड्डे तक भी तो लोग सड़क से ही जाते हैं। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, एक नेटवर्क की तरह। चलिए, तो सबसे पहले जमीनी परिवहन की बात करते हैं, और उसमें भी सड़कों की। स्रोत कहता है कि ज्यादातर चीजें और सेवाएं जो हैं वो जमीन के रास्ते ही चलती हैं। इसका इतिहास भी बड़ा कमाल का है। पहले तो इंसान खुद ही बोझ ढोते थे या पालकी वगैरह उठाते थे। हाँ। फिर जानवरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ी, ये सब। और फिर आया पहिया, वो एक क्रांति थी। उसी ने गाड़ियों को मुमकिन बनाया। उसके बाद 18वीं सदी में भाप का इंजन आया और फिर रेल की शुरुआत हुई। पहली पब्लिक रेल लाइन चली 1825 में। लेकिन सड़कों के लिए जो असली क्रांति आई, वो आई अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन। हाँ बिल्कुल। उसी से कारें और ट्रक चलने लगे। और फिर इसी के साथ बेहतर सड़कें, मतलब पक्की सड़कें बनाने पे जोर बढ़ा, वरना पहले तो कच्ची होती थी ज्यादातर। तो सड़कों का सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि वो घर घर तक पहुंच सकती हैं, मतलब डोर टू डोर कनेक्टिविटी, जो रेल या जहाज नहीं दे सकते। सही कहा। और कम दूरी के लिए ये रेल से सस्ती भी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, कच्ची सड़कों का क्या है, वो बारिश में बेकार हो जाती हैं, और कभी कभी तो बाढ़ आ जाए तो पक्की सड़कें भी ठप पड़ जाती हैं। हाँ, वो तो है। और देखिए, विकसित देशों और विकासशील देशों की सड़कों की गुणवत्ता में भी जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आप यूरोप या अमेरिका जाएंगे तो आपको शानदार हाईवे, मोटरवे, जर्मनी में ऑटोबान मिलेंगे, एकदम चिकनी सड़कें। स्रोत ये भी बताता है कि दुनिया में सड़कों का जाल अभी भी पूरी तरह से बिछा नहीं है, और इसका वितरण भी बहुत असमान है। असमान मतलब कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम। जैसे उत्तरी अमेरिका में सड़कों का घनत्व, मतलब डेंसिटी, सबसे ज्यादा है। और शहरों में
आजकल शहरों में तो ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हर बड़े शहर में यही हाल है। बिल्कुल। स्रोत इसके कुछ हल भी सुझाता है, जैसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो रेल हो या अच्छी भरोसेमंद बस सेवाएं हो, या फिर पार्किंग महंगी कर दी जाए ताकि लोग अपनी गाड़ी निकालने से पहले सोचें। और शहरों के चारों तरफ या बीच से तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे बनाना भी एक उपाय है। हाँ, ये जो महामार्ग या हाईवे होते हैं, हाँ। ये लंबी दूरी को जोड़ने वाली खास सड़कें होती है ना, जिन पर ट्रैफिक बिना रुके तेज चल सके। जी हाँ, इन्हें उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। चौड़ी लेन, कम मोड़, एंट्री एग्जिट कंट्रोल्ड। अमेरिका में ऐसे हाईवे का जाल बिछा हुआ है। कनाडा में ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक पूरे देश को पार करता है। भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज भी तो इसी तरह का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला ये न सिर्फ व्यापार और आवाजाही को आसान बनाते हैं, बल्कि एक तरह से देश को एक सूत्र में पिरोते भी हैं। अच्छा, अब जमीन पर परिवहन का दूसरा बड़ा जरिया देखते हैं, रेल मार्ग। रेलगाड़ियां लंबी दूरी तक भारी सामान और बहुत सारे लोगों को एक साथ ले जाने के लिए तो रेल आज भी बेजोड़ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत के मुताबिक दुनिया में करीब 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछी हुई हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। 13 लाख किलोमीटर? जी। और यूरोप में दुनिया का सबसे घना रेल नेटवर्क है, खासकर पश्चिमी यूरोप में। बेल्जियम जैसे छोटे से देश में भी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लंदन, पेरिस, बर्लिन, ये सब बड़े रेल केंद्र हैं, जंक्शन है। और चैनल टनल तो है ही, जो समुद्र के नीचे से सुरंग बनाकर लंदन और पेरिस को जोड़ती है। इंजीनियरिंग का कमाल है वो। रूस जैसे बड़े देश के लिए तो रेल बहुत ही अहम होगी। बहुत ज्यादा। स्रोत बताता है कि वहां का लगभग 90% परिवहन रेल पर ही निर्भर है। देश इतना विशाल है कि रेल ही सबसे कारगर साधन है वहां। और उत्तरी अमेरिका का क्या? वहां भी तो रेल लाइनें बहुत है। हाँ, लाइनें तो दुनिया का लगभग 40% हिस्सा वही हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत नेटवर्क है। लेकिन वहां फर्क यह है कि ज्यादातर माल ढुलाई होती है, मतलब फ्रेट ट्रांसपोर्ट। सवारी गाड़ियां उतनी नहीं चलती जितनी यूरोप या भारत में। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर रेल का इस्तेमाल अलग अलग प्राथमिकताओं के हिसाब से होता है। अच्छा, ये बात है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत लंबी लाइन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, जो पर्थ से सिडनी तक जाती है। एशिया में देखें तो जापान, चीन और भारत में रेल नेटवर्क काफी सघन है। वहीं अफ्रीका में रेल लाइनें अभी भी कम हैं, उतनी विकसित नहीं है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में वहां खनिजों की ढुलाई के लिए अंग्रेजों के समय से ही काफी अच्छा नेटवर्क विकसित हुआ है। और फिर वो खास रेल लाइनें भी हैं जो पूरे के पूरे महाद्वीप को पार कर जाती हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। स्रोत बताता है कि ये दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर प्रशांत महासागर पर व्लादिवोस्तोक तक, हजारों किलोमीटर। जी हाँ, लगभग 9,300 किलोमीटर। सोचिए, ये एशिया के अंदरूनी दुर्गम इलाकों को यूरोपीय बाजारों से जोड़ती है। इसका सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है रूस के लिए। इसी तरह कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग है। हाँ, उसे तो कनाडा की आर्थिक धमनी ही कहा जाता है। ये भी अटलांटिक तट पर हैलिफैक्स से प्रशांत तट पर वैंकूवर तक फैली हैं। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक ऐसी लाइनें हैं, यूनियन और पैसिफिक रेलवे। ये रेल लाइनें सिर्फ परिवहन के साधन नहीं लगती, ये तो जैसे इन देशों के निर्माण और विकास की कहानी कहती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कनेक्टिविटी लाती हैं, व्यापार बढ़ाती हैं, लोगों को जोड़ती हैं, नए शहर बसाने में मदद करती हैं। इनका असर बहुत गहरा होता है। चलिए, जमीन से अब पानी पर चलते हैं। जल परिवहन, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्रोत कहता है कि सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसके लिए रास्ते बनाने नहीं पड़ते, मतलब सड़क या रेल लाइन की तरह निर्माण नहीं करना पड़ता। समुद्र और नदियां तो प्रकृति ने दी ही हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा बड़ा फायदा है कि ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि पानी पर जहाज चलाने में जमीन पर गाड़ी चलाने की तुलना में घर्षण, मतलब फ्रिक्शन, बहुत कम होता है। तो ऊर्जा कम लगती है, ईंधन बचता है। खासकर भारी सामान के लिए ये बहुत किफायती है। अच्छा, इसके दो मुख्य प्रकार हैं, समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग, यानी नदियां, नहरें। जी, समुद्री रास्ते तो खैर दुनिया के व्यापार की जीवन रेखाएं, ग्लोबल ट्रेड इन्हीं पे टिका है। कुछ बहुत ही अहम रास्ते हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। इसे बृहद ट्रंक मार्ग या बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। दुनिया का 1/4 व्यापार इसी से होता है, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, फिर भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग है, जो स्वेज नहर बनने के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
ये यूरोप को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से जोड़ता है। और आपने स्वेज नहर का जिक्र किया, इन नहरों ने तो वाकई दुनिया का नक्शा ही बदल दिया लगता है। स्वेज और पनामा। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। 1869 में बनी स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बनने से पहले यूरोप से एशिया जाने के लिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। सोचिए कितनी दूरी और समय बच गया होगा। हजारों किलोमीटर। और पनामा नहर जो 1914 में बनी, वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को मध्य अमेरिका में पनामा देश से होकर जोड़ती है। इससे अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समुद्री सफर बहुत छोटा हो गया, वरना पूरा दक्षिण अमेरिका घूमकर जाना पड़ता था। ये दोनों नहरें वैश्विक व्यापार के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। ये तो हुई समुद्र की बात, लेकिन नदियों और झीलों का इस्तेमाल भी तो होता है परिवहन के लिए, आंतरिक जल मार्ग। हाँ, बिल्कुल होता है, और ये बहुत पुराना तरीका है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारी चीजें जैसे कोयला, सीमेंट, अनाज, लकड़ी वगैरह ढूंढने के लिए। यूरोप की राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्गों में से एक है। ये स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है और कई बड़े औद्योगिक इलाकों को समुद्र से जोड़ती है। यूरोप में डेन्यूब नदी भी है। हाँ, डेन्यूब। फिर रूस की वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी का जो जलमार्ग है वो बहुत अहम है। अमेरिका की मिसिसिपी नदी भी। ये सब अपने अपने इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वॉइसर्स होते हैं। अच्छा, अब हवा में चलते हैं। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, सबसे तेज लेकिन शायद सबसे महंगा भी। हाँ बिल्कुल, ये सबसे तेज साधन है। लंबी दूरी की यात्रा करनी हो या कोई कीमती सामान भेजना हो या जल्दी खराब होने वाला सामान जैसे ताज़े फल, फूल, दवाइयाँ, तो यही सबसे अच्छा विकल्प है। और इसकी एक और बड़ी बात यह है कि उन जगहों पर भी पहुंच सकता है जहां सड़क या रेल बनाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है, जैसे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, दूरदराज के द्वीप या बर्फीले इलाके। हाँ, ये तो है, इसने कनेक्टिविटी बढ़ाई है दुर्गम क्षेत्रों तक। लेकिन हाँ, ये महंगा है, क्योंकि इसके लिए बहुत खर्चा होता है। बड़े बड़े हवाई अड्डे बनाने पड़ते हैं, उनका रखरखाव करना पड़ता है, विमानों की मेंटेनेंस होती है, ईंधन का खर्चा है। इसीलिए हवाई यातायात का जाल सबसे घना वही है जहां देश ज़्यादा विकसित हैं और लोगों की खरीदने की क्षमता ज़्यादा है, जैसे पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया। स्रोत कहता है कि दुनिया की 60% हवाई यात्राएं अकेले अमेरिका में होती हैं। जी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, शिकागो, टोक्यो, सिंगापुर, ये सब बड़े ग्लोबल हब बन गए हैं जहां दुनिया भर से उड़ानें आती जाती हैं। बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये भी तो परिवहन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बिल्कुल, ये पानी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी तरल और गैसीय चीजों को लगातार बिना रोके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत कारगर हैं। हम घरों में नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, या गैस चूल्हा जलता है, ये सब पाइपलाइन नेटवर्क की वजह से ही मुमकिन है। ये हमारी आधुनिक जिंदगी की, आप कह सकते हैं, छिपी हुई धमनियां हैं। वाह, छिपी हुई धमनियां, सही कहा। अमेरिका में तेल और गैस की पाइपलाइनों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। स्रोत में बिग इंच नाम की एक मशहूर पाइपलाइन का जिक्र भी है, जो मेक्सिको की खाड़ी के तेल कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों तक तेल ले जाती थी। और ये जानकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पाइपलाइन से सिर्फ तेल गैस नहीं, बल्कि पिघला हुआ कोयला, और न्यूजीलैंड में तो खेतों से फैक्ट्री तक दूध भी पहुंचाया जाता है। हाँ, दूध स्लरी फॉर्म में कोयला भी ट्रांसपोर्ट होता है। ये दिखाता है कि पाइपलाइंस कितनी वर्सेटाइल हो सकती हैं। भारत में भी अब गैस पाइपलाइनें काफी बिछ रही हैं, एलपीजी के लिए, सीएनजी के लिए। और दुनिया भर में इनका नेटवर्क बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया से यूरोप और चीन तक गैस पाइपलाइनें बनी हैं या बन रही हैं। ये देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का भी एक बड़ा जरिया है। ठीक है, तो ये थे परिवहन के मुख्य साधन, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। अब बात करते हैं संचार की, मतलब जानकारी और विचारों के आदान प्रदान की। जी, स्रोत बताता है कि टेलीग्राफ और टेलीफोन ने पिछली सदी में इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। टेलीग्राफ तो अब लगभग खत्म हो गया, लेकिन टेलीफोन ने तो क्रांति ला दी थी। इसने व्यापार करने का तरीका बदल दिया। स्रोत ये भी इशारा करता है कि टेलीफोन ने शहरीकरण में भी मदद की। कंपनियां अपना मुख्यालय शहर में रखकर दूर दराज ब्रांच खोल सकती थी और उनसे आसानी से संपर्क रख सकती थी। और आज भी टेलीफोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन है। लैंडलाइन भले ही कम हुए हों, लेकिन मोबाइल फोन। हाँ, मोबाइल फोन, खासकर सैटेलाइट से चलने वाले सेल फोन, इन्होंने तो कनेक्टिविटी में क्रांति ही कर दी है।
खासतौर पर विकासशील देशों में, जहां दूर दराज के गांवों तक जहां लैंडलाइन पहुंचाना मुश्किल था, वहां भी संपर्क पहुंच गया। तकनीकी तौर पर देखें तो एक और बहुत बड़ा कदम था ऑप्टिकल फाइबर केबल का आना। बिल्कुल, इससे बहुत सारा डेटा, मतलब टेक्स्ट, आवाज, वीडियो, सब कुछ बिजली की रफ्तार से और बिना किसी बाहरी बाधा या एरर के भेजा जा सकता है। इसने टेलीकॉम और इंटरनेट की दुनिया बदल दी। और जब 1990 के दशक में कंप्यूटर और टेलीकॉम का विलय हुआ, मतलब वो जुड़े, तो इंटरनेट का जन्म हुआ। इंटरनेट, जिसे स्रोत साइबर स्पेस कहता है, या विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार, ये एक पूरी डिजिटल दुनिया है। ये बिना कहीं आए गए सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर जानकारी भेजने और पाने की सुविधा देता है। इसके इस्तेमाल करने वालों की संख्या तो मतलब विस्फोटक तरीके से बढ़ी है। स्रोत के आंकड़े देखें तो 1995 में दुनिया भर में सिर्फ 5 करोड़ इंटरनेट यूजर थे और 2023 में संख्या 440 करोड़ से ज्यादा हो गई। जबरदस्त बढ़ोतरी। और ये सिर्फ चैटिंग या जानकारी ढूंढना ही नहीं रहा। अब ईमेल, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी, ई लर्निंग यानी ऑनलाइन पढ़ाई, ई गवर्नेंस मतलब सरकारी कामकाज ऑनलाइन, इसने हमारे जीने, काम करने, व्यापार करने, सीखने, लगभग हर तरीके को बदल दिया है। हाँ, और उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी नहीं भूलना चाहिए। 1970 के दशक से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सैटेलाइट की वजह से ही आज हम दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत फोन मिला सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। इसने लंबी दूरी के संचार की लागत को बहुत कम कर दिया है और दूर दराज के इलाकों को जोड़ दिया है। भारत ने भी तो इस क्षेत्र में काफी काम किया है। आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट सीरीज। जी हाँ, भारत का अपना मजबूत उपग्रह कार्यक्रम है और यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या कि परिवहन ने दुनिया पर छोड़ा, उसने भौगोलिक दूरियां कम की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन संचार की इस नई टेक्नोलॉजी ने, खासकर इंटरनेट और सैटेलाइट ने, ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव की जो सोच थी, उसे कहीं ज्यादा हकीकत बना दिया है। आज हम सचमुच दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से तुरंत जुड़ सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पर। दूरियां जैसे मायने ही नहीं रखती कई मामलों में। ये बात तो सही है। तो कुल मिला के इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे इंसान ने चीज़ों, लोगों और जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या-क्या तरीके इजाद किए। जमीन, पानी, हवा, हर माध्यम का इस्तेमाल किया और कैसे पहिए के आविष्कार से लेकर सैटेलाइट और इंटरनेट तक हर नई तकनीक ने हमारी दुनिया को और जोड़ा है और हाँ, छोटा बनाया है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये सब प्रणालियां, ये सारे सिस्टम्स कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और काम करते हैं। सड़क, रेल, जहाज, हवाई जहाज, पाइपलाइन और अब इंटरनेट और मोबाइल, ये सब लगातार विकसित हो रहे हैं और हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। हर तकनीक की अपनी जगह है, अपनी अहमियत है इस पूरी कनेक्टेड दुनिया में। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसा कि स्रोत ने भी इशारा किया कि संचार ने दुनिया को गांव बनाने में परिवहन से भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो क्या भविष्य में जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया और मजबूत होगी, साइबर स्पेस और बढ़ेगा, वर्चुअल रियलिटी आएगी, तो क्या हमें भौतिक रूप से फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत कम हो जाएगी? क्या परिवहन का महत्व धीरे धीरे घट जाएगा, या फिर ये डिजिटल और भौतिक दुनिया हमेशा साथ साथ चलेंगी, एक दूसरे को सहारा देती रहेंगी? क्या एक दूसरे का पूरक बना रहेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या स्क्रीन पर मिलना, वर्चुअली मिलना कभी असल में आमने सामने मिलने की जगह ले पाएगा पूरी तरह, या उसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी? इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।